अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया की दुनिया। मैं हूँ सोनिया हसन और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज बात करना चाह रही हूँ कोविड-19 पे, न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन पे। क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में अप्रैल में मेरा अपना एक्सपीरियंस रह चुका है। गुज़र चुकी हूँ मैं भी, इस वेरिएंट का निशाना बन चुकी हूँ। तो मुझे ये लगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, जो प्रैक्टिस मैंने की उस वक्त, जो प्रिकॉशंस मैंने की, वो आपसे शेयर करूँ और कुछ आपसे शेयर करूँ कि करंट सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में इसकी क्या है। सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी, जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में आजकल, जो इसके 15 फ़रवरी 2022 के पॉजिटिविटी रेशो है पाकिस्तान के अंदर, वो पहले से बहुत कम हो चुकी है और तकरीबन 4.5 पे आ चुकी है। कम होने के बाद जो डेली केसेस आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 2598, तकरीबन 2600 के आसपास केसेस आ रहे हैं इसके। और काफ़ी ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ प्रिकॉशंस हमें करके रखनी है, क्योंकि जो WHO की जो चीफ़ साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि पॉसिबल है कि कोरोना से रिलेटेड कुछ वेरिएंट्स जो हैं वो फ्यूचर में नज़र आए। तो इस वजह से हमने अपनी जो प्रिकॉशंस हैं या एहतियातें हैं उनको हमने लगातार जो है वो जारी रखना है। प्लस उसके साथ साथ हमने कोशिश करनी है कि वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं, कि ताकि हम फुली वैक्सीनेटेड हो सकें, पाकिस्तान फुली वैक्सीनेटेड हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं, तो आपके घर में मौजूद जो माइनर्स हैं या जो आपके घर में मौजूद सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि कमज़ोर हैं, जो कि इतनी इम्यूनिटी नहीं रखते कि इस वायरस के साथ मुकाबला कर सकें, तो उनके लिए एटलीस्ट आपको जो है वो वैक्सीनेशन करवानी चाहिए लाजमी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें जो है वो क्लियर कर देती हूँ कि आपके जो सिम्टम्स हैं उनको आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, कि आया वो सिम्टम्स जो हैं वो मुझे किसी वायरस से रिलेटेड हैं, या फिर वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर मुझे उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मुझे वाकई में वायरस ही, कोरोना वायरस ही हुआ हुआ है, या मुझे कोई और वायरस है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो दो तीन चीज़ें मैं आपको फ़ीवर से रिलेटेड जो है वो क्लियर कर दूँगी। जो सिम्टम्स एक्चुअली होते हैं 3 से 4, जो जिसमें कि आपको फ़ीवर होगा, उसमें एक तो आपको डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, उसके अलावा आपको मलेरिया हो सकता है, या कोविड-19 का आपको अटैक हुआ हो सकता है। तो इनमें सिम्टम्स के अंदर आपको क्या डिफरेंस फ़ील हो सकता है, वो आपके साथ अभी मैं शेयर करूँगी। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डिफरेंस होगा, और एंटीबायोटिक आपको किस में यूज़ करनी है, इस चीज़ को भी आप जो है वो ज़हन नशीन कर लें। मेडिसन्स टाइफाइड में या मलेरिया में या फिर डेंगू में या कोरोना वायरस में जो यूज़ होती हैं वो भी अभी मैं आपको इसमें दिखा दूँगी। तो उस पे भी जो है वो दिखा के मैं आपको और डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मलेरिया की। तो मलेरिया जो है ये एक पैरासाइट है, जो कि जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि थ्रू मॉस्किटो इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो के थ्रू आप तक पहुंचेगा। इसकी मेडिकेशन जो है, ट्रीटमेंट जो है, ये आपके सामने है। उसके बाद सेकंड पे टाइफाइड का ज़िक्र करूँगी। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसके लिए एंटीबायोटिक ही इसका जो है बेहतरीन ट्रीटमेंट है। उसके बाद बात करेंगे डेंगू वायरस की। डेंगू वायरस क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें आपको डॉक्टर्स एंटीबायोटिक कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप ये ट्रीटमेंट जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कोविड-19 पे। कोविड-19 भी क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें भी आपको एंटीबायोटिक अवॉइड करनी होगी और ट्रीटमेंट यही होगा। अगर किसी को जो डेंगू वायरस है वो उससे वो इन्फेक्टेड हुआ हुआ है, तो उसको सबसे पहले तो क्या होगा, फ़ीवर होगा, ठीक है। उसके साथ उसकी आइज़ जो है उसकी बैक साइड पे या आइज़ के अंदर उसको बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होगा, हेडेक फ़ील होगा, वॉमिटिंग फ़ील होगी। और उसके साथ साथ उसको बॉन पेन या बहुत सवेयर कंडीशंस में उसको ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, नाक में से या इस तरह से उसको ब्लीडिंग हो सकती है। और जो उसके सबसे बड़ा सिम्टम है जो कि डिफरेंट भी है,
वो ये है कि उसको रैशेज़ होंगे, मतलब आपको फ़ील होगा आपकी बॉडी पे कि आपको जो है वो डेंगू वायरस से आप इन्फेक्टेड हुए हुए हैं, तो आपको उससे रैशेज़ फ़ील होंगे। अगर आपकी कंडीशन इसमें से किसी के साथ भी मैच कर रही है, कोई एक सिम्पटम भी आपको है, तो इसका मतलब है आपको डेंगू वायरस हो चुका है। तो आप फ़ौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर से इस चीज़ का राब्ता करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को दिखाएँगे, क्योंकि डेंगू वायरस है, इसका भी कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी भी आपको प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी और इसके सिलसिले में भी आपको डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत होगी। 2 पे आ जाता है टाइफाइड, जो कि पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये भी। और इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि आपको एब्डोमिनल पेन या समथिंग कुछ लाइक आपको फ़ील होगा जैसे पेट ख़राब है या स्टमक अपसेट है, कुछ इस तरह का। बुखार होगा इसमें, और टाइफाइड के अंदर जो है वो कम ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर आपको बुखार होता है, ठीक है? और अगर होगा तो बहुत सवेयर होता है बुखार। लेकिन कुछ बल्कि ज़्यादातर लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनको कि बुखार नहीं होगा, फ़ीवर नहीं होगा, इसलिए आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि जो है वो मुझे मेडिकेशन कब करनी का चाहिए शुरू, ठीक है? इसमें आपको कफ़ फ़ील होगी। सबसे ज़्यादा जो इसमें फ़ील होगा वो आपको बोन पेन्स, हेडेक होगा आपको, ठीक है? लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, यानी आपको बिल्कुल जो है वो फ़ीलिंग ऐसी आएगी जैसे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। और डायरिया या एब्डोमिनल पेन नॉर्मली ये ज़रूर होगा, ठीक है? बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनमें ये भी नहीं होगा, डायरिया या एब्डोमिनल पेन तो नहीं होगा लेकिन उनको फ़ीवर होगा, ठीक है? अगर इनमें से कोई भी आपको सिम्पटम्स हैं तो आपको टाइफाइड की जो है वो एक मेडिसिन का जो है एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ही आप इससे जो है वो आपको इससे आराम आएगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा कि अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं तो भी आप ठीक हो जाएँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको टाइफाइड है तो मेडिकेशन के साथ-साथ आपको अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वायरसेस में से जो भी कोई हो, उसमें इन्फेक्शन की वजह से होगा क्या कि आपके रेड ब्लड सेल्स बहुत जल्दी कम होंगे और आपको इम्यूनिटी भी आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही होगी। तो इस वजह से आपको अपना ख़्याल बहुत ज़्यादा जूसेस और खाने-पीने में बहुत ज़्यादा एहतियातें करें। एंटीबायोटिक्स लेने के साथ-साथ आपने मल्टीविटामिन्स भी लाज़मी लेने हैं आपने, ठीक है? कोई सा भी मल्टीविटामिन जैसे सर्बेक्स ज़ी हो गया, और फ़ीफॉल, जो फ़ीफॉल आयरन की जो है टैबलेट है वो आप ले लें। उसके साथ आप 100 सीसी कैल्शियम जो है उसको लाज़मी यूज़ करें। अगर आप इन सबको यूज़ नहीं करते तो फिर इनमें से किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? एंटीबायोटिक में आप स्पेसिफ़िकली जो टाइफाइड की मेडिसिन होती हैं वो डॉक्टर से आप मशवरे के साथ उनसे चेकअप करवा के, इंजेक्शन भी आजकल एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लग जाता है, वो आप यूज़ करेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन बना के डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा जो कि ज़रूरी है यूज़ करना, तभी आप इससे जो है वो सेहतयाब होंगे। फिर आ जाता है मलेरिया। मलेरिया जो है इसमें भी आपको फ़ीवर सबसे पहले तो होगा, उसके साथ आपको फ्लू फ़ील होगा, और मलेरिया में आपको चिल्स फ़ील होंगे, यानी आपको सर्दी लगेगी लाज़मी, इसमें ना कपकपाहट होगी, सर्दी फ़ील होगी, और इसमें बहुत जल्दी एनीमिया आपको होगा, यानी रेड ब्लड सेल आपके जो है वो बहुत जल्दी कम होंगे। तो इसमें भी प्रिकॉशंस ऑब्वियसली खाना-पीना बेहद अच्छा करना होगा आपको, और उसके साथ-साथ आपको डॉक्टर से फ़ौरन जो है वो डॉक्टर को दिखाएँ। डॉक्टर आपको मेडिसिन जो कि स्पेसिफ़िकली मलेरिया का जो इन्फेक्शन है उसके लिए आपको वो मेडिसिन सजेस्ट करेगा, वही आपने कॉम्बिनेशन में मेडिसिन्स खानी होंगी, और प्लस उसके साथ जो है वो मल्टीविटामिन्स, और ऑब्वियसली जो आपकी सेहत भी, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें भी वीकनेस आपको बहुत जल्दी हो रही होगी। तो दोनों तरफ से, क्योंकि इसमें फ़ौरी तौर पे क्या करना चाहिए कि आपको डाइट में भी वो चीज़ें लेनी चाहिए जिससे रेड ब्लड सेल आपके इंक्रीज़ हों। फिर आ जाते हैं कोविड-19 पे। कोविड-19 के जितने भी अब तक वेरिएंट्स आए हैं उसमें सिम्पटम्स में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, ये है कि अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो आपको अ, ये होगा कि किसी में माइनर सिम्पटम्स होंगे और किसी में सिम्पटम्स ज़्यादा होंगे। तो इसके सिम्पटम्स में सबसे पहले शुरू-शुरू की जो रिसर्च थी उसके मुताबिक तो ये था कि आपका जो कोविड-19 जो फर्स्ट इफ़ेक्ट हुआ था जिस फर्स्ट फ़ेज़ में, उसके उसके बाद डेल्टा भी आया और फिर ओमिक्रॉन आया। तो कहा ये जाता था कि डेल्टा जो है वो उसके ज़्यादा सवेयर जो है वो सिम्पटम्स हैं, और डेथ टूल जो है वो भी उसमें ज़्यादा था। ओमिक्रॉन के आने से ये डर पैदा हुआ था कि शायद इसके जो सिम्पटम्स हैं वो डेल्टा से भी ज़्यादा हैं, और
इसमें भी डेथ टोल जो है वो राइज़ करेगा, क्योंकि इसके फैलने का ख़तरा ज़्यादा था। इसकी जो शेप थी, अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगी भी, वो कुछ इस तरह की थी कि उसके जो है वो इसके मतलब फैलने के जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, और ये बहुत तेज़ी से फैलता था। तो इससे खौफ व हरास की, या दोबारा से एक दफ़ा से ऐसा लगा, हाँ लोगों में इस चीज़ का जैसे होता है ना कि आप खौफ से एक दफ़ा इम्यून हो चुके होते हैं, तो उस टाइप की एक सिचुएशन थी। लेकिन ये गलत है, आपको जो है वो वैक्सीनेशन का अपनी ज़रूर करवानी चाहिए। ख्वाह अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, तो हाँ मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, और मैं ये कहूँगी कि वैक्सीनेशन थी, और वैक्सीनेशन करवाने की वजह से ही शायद मैं दोबारा एक्टिवली जो है वो लाइफ में अपने जो मेरे काम थे, या मेरी जो सेहत है वो जितनी तेज़ी से गिरी थी, वो उतनी ही शायद तेज़ी से उठी तो नहीं, लेकिन बहुत बेहतर हो गई वैक्सीनेशन की वजह से। इसके सिम्टम्स में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि जितनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी है ना, उतना इसका इफ़ेक्ट कम होगा। तो सबसे पहले तो इसमें क्या था, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, हाँ बिल्कुल, इसमें सबसे पहले आपको जो है वो बॉन पेन फ़ील होता है, आपको जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, और उसके बाद आपको फ़ौरी तौर पे जो है वो फ़ीवर होता है सबसे पहले। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में फ़ीवर जो है वो एक ही लेवल का हो, यानी किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। मुझे जहाँ तक मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात है, तो मुझे जो फ़ीवर हुआ था वो सिर्फ 100 था। लेकिन उसके बावजूद मुझे कंडीशन इस तरह से फ़ील हो रही थी कि 100 टेम्परेचर के ऊपर ही मुझे इस तरह से फ़ीलिंग आ रही थी कि लाइक मैं बैठ नहीं सकती, और इस कदर मुझे वीकनेस फ़ील हो रही थी कि शायद मैं फ़ीलिंग मेरी कुछ इस तरह की थी कि मैं बैठ नहीं सकती, और शायद लेटने से भी मुझे बॉडी के अंदर अजीब सी फ़ीलिंग थी कि शायद ना, जैसे आपको फ़ीलिंग आती है ना कि बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो रही है, और शायद जो है ठीक भी नहीं हो पा रहे, और समथिंग कुछ इस तरह। और सेकेंडली फिर उसमें क्या होता है कि फ़्लू, उसमें रनिंग नोज़ उसमें होती है, कफ़िंग आपको बहुत बुरी स्टार्ट हो जाती है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें फ़ीलिंग आती है ना, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी फ़ील होती है। यानी जिन दिनों मुझे कोविड हुआ हुआ था, उन दिनों हो सकता है 1 हफ़्ता पहले शायद मैंने किसी से कनेक्ट किया, जो मुझे इसके जो है वायरल इन्फेक्शन जो मुझ तक पहुंचा, क्योंकि 1 वीक पहले ही मैंने कोई शादी अटेंड की थी। मेरी सिस्टर की शादी थी, और उसमें शायद जो है वो कहीं से मुझे इन्फेक्शन ये हुआ। ठीक 6-7 दिन बाद मुझे सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हुए, और फ़ौरी तौर पे मुझे फ़ीवर हो गया था। उसके साथ ही कफ़िंग स्टार्ट हो गई, और कंडीशन इस तरह की थी कि रात में मैं बिल्कुल जो है वो कंडीशन मेरी इस तरह की थी कि ऑक्सीजन की बहुत कमी होती थी मुझे, और मैं उल्टा सोती थी, क्योंकि मुझे फ़ील होता था कि अगर मैं सीधा लेटती हूँ ना, तो मुझे सांस ही नहीं आती है। तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है, और वीकनेस बहुत ज़्यादा, हाँ 2 से 3 दिन जो है वो एंटीबायोटिक मैंने यूज़ की। उसके साथ ही मैंने इस पे फोकस करना शुरू कर दिया कि क्या इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम है कि आपकी टेस्ट और स्मेल की जो है वो आपकी सेंस अफेक्ट हो जाती है इससे। तो वाकई ही मेरे टेस्ट की और स्मेल की जो सेंस थी वो इफ़ेक्ट हो चुकी थी, और बिल्कुल मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था, बिल्कुल मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैंने इस पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों में 6 महीने भी लगते हैं, कुछ की 2 या 3 से 4 हफ्तों में जो है वो ये सेंसेस ठीक हो जाती हैं, और ये एक्चुअली सिम्टम नहीं है, ये सिंड्रोम है। मतलब आपको जब अफेक्टेड हो चुके होते हैं, तो उसके बाद ये आप में ख़राबियाँ करता है कुछ, उन्हीं ख़राबियों में से एक जो है वो आपकी ये सेंसेस अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, फ़ौरी तौर पे क्योंकि मुझे ये पता चल चुका था, टेस्ट मैंने नहीं करवाया, क्योंकि कंडीशन मेरी, मुझे ये लगा, क्योंकि जिस वक्त मुझे ये हुआ है कोरोना, तो कोरोना को उस वक्त भी 3rd फेज़ था शायद, और पीक पे था। तो हॉस्पिटल्स में वैसे भी स्पेस नहीं थी, और वैसे भी ये समझा जा रहा था कि बेहतर है कि हॉस्पिटल में ना ही जाया जाए। तो क्योंकि आइडेंटिफाई तो मैं कर चुकी थी कि कोविड मुझे हो चुका है, और 1 आध दिन के फ़र्क से मेरे हस्बैंड को हुआ, मेरे बेटे को नहीं हुआ, लेकिन मेरी बेटी भी अफेक्टेड हुई थी इससे। तो बहुत बुरी कंडीशन थी। हाँ जी, सिम्टोमेटिक रिलीफ़ के लिए डॉक्टर ने जो मेडिसन दी थी, उनमें पैनाडोल फ़ीवर के लिए, लोप्रिन क्लोटिंग जो है उसको रोकने के लिए, और एसिफल सिरप, कफ़ सिरप था उसको रोकने के लिए, और एंटी एलर्जिक अगर आपको रनिंग नोज़ है या कोई एलर्जिक अफेक्ट है। उसके बाद अगेन मल्टीविटामिन में सरबेक्सी, और 1000 CAC जो है आपने कैल्शियम भी यूज़ करना है साथ में, और आयरन के लिए फीफोलवेट टैबलेट जो है वो यूज़ कर लें। अच्छा, उसके बाद हमने डाइट
में जो फ़ौरी तौर पे हमने किया, क्योंकि ऑलरेडी इस पे बहुत सर्च कर चुके थे और जिस वक्त ये हुआ है हमें उस वक्त अवेयर थे इस चीज़ से कि हमें क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए जिससे कि इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करे। तो हमने डेली बेसिस पे ये रूटीन बना ली थी अपनी कि जूसेस हमने लाजमी कर दिए। जो मेरा एक सुबह से उठ के शाम तक का मेन्यू होता था ना, उसमें यही होता था कि हमने बीफ या मटन जो है, और उसके अलावा अगर चिकन आपने लेना है ना तो देसी मुर्गा जो होता है, उसको मैं क्या करती थी कि उसकी मैं सूप भी बनाती थी, सूप बना के रख लेती थी और प्लस उसको भून भी लेती थी। जैसे अगर ऑब्वियसली खाना पीना तो आपने है, तो उसके साथ जूसेस अपने बच्चों को भी और हस्बैंड को भी मैं भी डेली 1 से 2 ग्लास जूस पीने हैं हमने। उसके बाद मैंने ये सिचुएशन बनाई हुई थी कि जी 1 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ मैंने खाने पीने को देते रहना है सबको। फ्रूट्स उसको चाट की सूरत में बना लेती थी, उसको सैलेड की सूरत में बना लेती थी, वो लाजमी मैंने दिया। तली हुई चीज़ें अवॉइड की डॉक्टर के मशवरे से, प्लस जो है ऐसी चीज़ें जिससे इन दिनों में जबकि आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो या समथिंग कुछ इस तरह का जो कि हार्मफुल है, तो सिर्फ सेहत बख्श चीज़ें खाई। उसके अलावा आपने जो है वो लाजमी स्टीम लेनी है। अगर स्टीमर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने फिर एक तसले के अंदर पानी गर्म करें, उसमें अदरक और नमक डालें आप, ठीक है। उसकी स्टीम लाजमी लें 1 से 2 बार, एक बार तो लाजमी लें, क्योंकि स्टीम से बहुत इफ़ेक्ट होता है। फिर डिहाइड्रेशन आपने नहीं होने देनी। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि आपने कोशिश करनी है कि 20 मिनट आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ पीते रहें। आप ग्लूकोज़ वाला पानी पीते रहें या फिर आप नींबू पानी पिएँ, नींबू पानी बहुत बेस्ट है। ये आपने प्रैक्टिसेस लाजमी करनी है। फिर उसके बाद क्या किया था कि मेडिसन, मल्टीविटामिन्स, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टीम आपने लाजमी लेनी है, और प्रिकॉशन, स्टे होम, स्टे सेफ़। आपने अपने आप से दूसरों को इन्फेक्टेड नहीं होने देना, और आपने क्या करना है कि ये भी कोशिश करनी है कि अपने हैंड वॉश करके रखें, घर को बहुत साफ़ सुथरा रखें, घर की चीज़ों को बहुत साफ़ सुथरा रखें। सफाई को सबसे पहले जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको सबसे ज़रूरी कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपने प्रिकॉशंस करनी है। ये है कुछ इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टर डाइट्स जिसका आपने ख़्याल रखना है कि आपकी डाइट में ये लाजमी होनी चाहिए चीज़ें। जूसेस में अगर हम बात करें तो शेक्स हो गए, जूसेस हो गए, जिससे कि आपकी डिहाइड्रेशन जो है ना वो ख़त्म हो सके। और नींबू पानी, ठीक है, वो हर तरह का यूज़ करें। कहवा लाजमी यूज़ करें, अदरक, हल्दी, मलट्ठी वगैरह, लीमू, शहद के साथ, इनमें से कोई भी जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे उसके साथ। यकीनन आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। मेरे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अपना जो है वो कमेंट में सजेशंस या कोई अगर आपके जो है वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें जो कि आपको फ़ायदा मिला मेरी इस वीडियो से। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।